बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन टू MTH 324। हमारा आज का लेक्चर अबाउट डिफरेंशियबिलिटी है। आज के लेक्चर्स में हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। इनफैक्ट डिफरेंशियबिलिटी जैसा आप जानते हैं एनालिसिस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चाहे वो एनालिसिस रियल एनालिसिस हो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो, इवन वेक्टर एनालिसिस, फंक्शन एनालिसिस। समटाइम्स हम एनालिसिस में डिफरेंशियबिलिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। रीज़न इसकी ये है कि हमारे पास हम कैलकुलस स्टडी कर रहे हों या इवन रियल एनालिसिस या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टडी कर रहे हों, तो डिफरेंशियबिलिटी लिंक करती है बहुत से आइडियाज़ को। तो आज का लेक्चर इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डिफरेंशिएबल कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स के रिव्यू देखें तो लास्ट लेक्चर्स में हमने लिमिट की एप्लीकेशंस डिस्कस की थी, जिसमें कंटिन्यूटी मेजर एप्लीकेशन थी कि कंटिन्यूअस फंक्शंस क्या होते हैं और कंटिन्यूअस फंक्शंस किस तरह चेक किए जाते हैं कि वो कंटिन्यूअस हैं किसी पॉइंट पर या नहीं है। रियल कंटिन्यूअस फंक्शन स्टडी किए थे हमने, एंड सिमिलरली उसमें हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक की थी एट सर्टेन पॉइंट्स ऑफ डोमेन। और इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स जो ड्रॉ हुए थे वो ये थे कि रियल की कंटिन्यूटी और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की कंटिन्यूटी मैथमेटिकल फार्मूलेशंस तो सेम है इनकी, बट टेक्निकली चेक करना कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की कंटिन्यूटी डिफ़िकल्ट होती है एज़ कम्पेयर टू कंटिन्यूटी ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। और लास्टली हमने इस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक की थी यूजिंग दी आइडियाज़ ऑफ मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, दैट इज़ फंक्शंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आइडिया से हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक की थी एट सर्टेन पॉइंट्स ऑफ द डोमेन। आज के लेक्चर में हम क्या कुछ करने जा रहे हैं इस पे जस्ट एक नज़र डालते हैं। आज के लेक्चर में हम लिमिट की एक और एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी। देन डिफरेंशियबिलिटी का आइडिया रियल वैल्यूड फंक्शंस के लिए रिव्यू करेंगे और डिफरेंशियबिलिटी का आइडिया कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस के लिए जनरेट करेंगे। और एट द एंड हम कुछ ऐसे फंक्शन स्टडी करेंगे जो डिफरेंशिएबल नहीं होंगे एट सर्टेन पॉइंट और एट ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन। सबसे पहले हम डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शंस की बात करते हैं। तो रियल वैल्यूड फंक्शन में सपोज एफ ऑफ एक्स, हमारे पास अगर एक रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑफ ए रियल वेरिएबल x और x नॉट से कोई भी रियल नंबर है जो डोमेन ऑफ f से बिलोंग करता है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट x नॉट हम डिफाइन करते हैं f डैश एट x नॉट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू x नॉट f ऑफ x माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स नॉट। तो इन फैक्ट इस टोटल फंक्शंस की लिमिट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एक्स माइनस एक्स नॉट, इस फंक्शन की लिमिट को एट एक्स नॉट, इसके डेरिवेटिव एट एक्स नॉट कहते हैं। रियल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स की प्रैक्टिकली काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से कुछ हम रिव्यू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले अगर आपने किसी भी बॉडी की और पार्टिकल की वेलोसिटी देखनी हो तो वेलोसिटी हम थ्रू डेरिवेटिव चेक करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। सिमिलरली अगर जर्क स्टडी करना हो
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड जर्क। ये तो मैकेनिक्स में डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस आ गई। इसी तरह आप कैलकुलस के अंदर डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस की बात करें तो कैलकुलस में हम फंक्शंस का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर चेक करते हैं यूजिंग डेरिवेटिव। हम जानते हैं कि अगर f डैश x पॉजिटिव हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सम इंटरवल a b, तो a b इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। इसी तरह डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटरवल a b, तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाता है। सिमिलरली फंक्शन को चेक करना हो कि किसी पॉइंट पे मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किए थे कि अगर किसी पॉइंट्स के से एक्स नॉट पे हमने चेक करना है कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा, तो अगर बिफोर द पॉइंट फंक्शन इंक्रीजिंग हो यानी डेरिवेटिव पॉजिटिव हो एंड आफ्टर दैट पॉइंट डेरिवेटिव नेगेटिव हो, तो इस पॉइंट पे फंक्शन का लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली लोकल मिनिमा या ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा फाइंड करने के लिए हमने डेरिवेटिव यूज किए थे। देन किसी भी कर्व की आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए हम डेरिवेटिव का आइडिया यूज करते हैं कि एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ हम थ्रू डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं कि एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ को से मैं अगर ds कहता हूँ तो दिस इज इक्वल टू अंडर 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर, ये एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ आ गया। तो एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ थ्रू डेरिवेटिव चेक हो रहा है। सिमिलरली कर्वेचर अगर हम फाइंड करना चाहें तो कर्वेचर्स को भी हम थ्रू डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं। तो ये तो मेजर एप्लीकेशंस आ गई डेरिवेटिव्स की कैलकुलस में। तो इसलिए ये टॉपिक जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस का या रियल एनालिसिस का। सिमिलरली डेरिवेटिव का जो आइडिया है ये कॉम्प्लेक्स में भी उतनी इम्पोर्टेंस रखता है जितनी इसकी इम्पोर्टेंस रियल एनालिसिस या कैलकुलस में होती है। यहाँ तक तो हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन देखी कि डेरिवेटिव इटसेल्फ एक लिमिट है और ये लिमिट इनफैक्ट एग्जिस्ट करे और यूनिक हो तो इस लिमिट का जो आंसर होगा उसको हम f डैश एट x नॉट कहेंगे। अब रियल का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ये बात करें कि ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इस पे एक नज़र डालते हैं कि हम जानते हैं कि अगर एक कर्व हम ले लें से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसके किसी पॉइंट से x नॉट y नॉट पे अगर आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी हो से ये टेंजेंट, इस टेंजेंट लाइन की अगर स्लोप फाइंड करनी हो इस पॉइंट P पे, तो हम डेरिवेटिव एट पॉइंट P फाइंड कर लेते हैं। ये डेरिवेटिव जो होगा ये स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब सबसे पहले ये हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्यों रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो इसके लिए नोट करें कि अगर मैं एक कर्व लेता हूं उससे जिसका ये पॉइंट P x नॉट से y नॉट है और ये Q पॉइंट से x y है, राइट। तो इस कार्ड PQ की जो स्लोप होगी, स्लोप ऑफ PQ, ये बेसिक फार्मूला यूज करें स्लोप का तो चेंज इन y कोऑर्डिनेट और इसकी रेशो विद चेंज इन x कोऑर्डिनेट्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट PQ और कॉर्ड PQ। और इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ x माइनस दिस इज f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय x माइनस x नॉट। तो ज्योमेट्रिकली इसको ऑब्जर्व करते जाएं कि ये x नॉट पॉइंट है और ये
एक्स पॉइंट है। अब हम देखते हैं कि अगर एक्स पॉइंट एक्स नॉट को अप्रोच करे तो इस ज्योमेट्री में क्या चेंज आएगी। लेट अस सपोज एक्स अप्रोच कर रहा है एक्स नॉट को, एक्स की न्यू पोजीशन ये है, तो कोरस्पॉन्डिंग कर्व के ऊपर जो पॉइंट आएगा रफली यहाँ आ जाएगा। ये क्यू की नई पोजीशन है, लेट मी कॉल इट क्यू डैश। तो अब इस कार्ड पी क्यू की पोजीशन देखें तो ये है। जब एक्स सपोज इस पोजीशन पे है तो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ है और ये कार्ड की नई पोजीशन। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे एक्स अप्रोच कर रहा है एक्स नॉट को, इस कार्ड में रोटेशन आती जा रही है और एट द एंड जब एक्स वेरी वेरी नियर टू एक्स नॉट होगा तो इस कार्ड की पोजीशन कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगी, यानी ये कार्ड टेंजेंट में कन्वर्ट होगी। सो अगर हम इस स्लोप के फार्मूले की लिमिट ले लें एक्स टेंड टू एक्स नॉट, लेट मी कॉल इट एम, एम की लिमिट लें, लिमिट एक्स टेंड टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, टेंजेंट एट पी, और ये इनफैक्ट डेरिवेटिव एट एक्स नॉट की डेफिनेशन है। देयरफॉर हम कहते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो होती है ये कैलकुलस में ज्योमेट्री ऑफ द डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। इनफैक्ट डेरिवेटिव्स की हम फर्दर एप्लीकेशंस की बात करें तो डेरिवेटिव्स अप्लाई होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, इसी तरह डेरिवेटिव्स अप्लाई होते हैं टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस और टू कंस्ट्रक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी जो है ये इम्पॉर्टेंट तरीन कॉन्सेप्ट्स हैं मैथमेटिक्स के, लिहाजा जिस तरह कैलकुलस में आपने इनकी इम्पॉर्टेंस देखी बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट हर आइडिया को हम लिंक करते हैं थ्रू डेरिवेटिव्स, इसी तरह कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी ऐसा ही होगा कि डिफरेंशियबिलिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें रिमेनिंग हम जितना भी कोर्स करेंगे वो सारे का सारा हम डिफरेंशियबिलिटी से लिंक करके पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर आपके लिए इम्पॉर्टेंट। अच्छा, नेक्स्ट हम डेरिवेटिव को कॉम्प्लेक्स में स्टडी करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी रिकॉल करते हैं कि डेरिवेटिव कॉम्प्लेक्स में हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम डेरिवेटिव की टर्मिनोलॉजी देखते हैं कि रियल में हम डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करते थे। ओके, इसमें जस्ट ये देखें कि डेरिवेटिव एट एक्स को हम अल्टरनेटिव वे में इस तरह भी डिफाइन करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये डेरिवेटिव एट एक्स की अल्टरनेट डेफिनेशन। ओके, इस डेफिनेशन को अप्लाई करने के लिए जो वर्किंग रूल्स होते हैं वो ये होते हैं कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन हो तो हम सबसे पहले y प्लस डेल्टा y फाइंड करते हैं, राइट, विच इज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। मीन्स अगर x में चेंज डेल्टा x की आए तो कोरस्पॉन्डिंग y में जो चेंज है वो एज्यूम करें कि डेल्टा y है। तो यहाँ से हम डेल्टा y फाइंड आउट कर लेते होते हैं, विच इज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, एंड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सो दिस इज एफ ऑफ एक्स। एंड देन हम एवरेज चेंज फाइंड करते हैं, डेल्टा y को डेल्टा x से डिवाइड करते हैं, विच इज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। और उसके बाद लिमिट अप्लाई करते हैं डेल्टा एक्स टेंड टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0
एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो ये इनफैक्ट एफ डैश एक्स के इक्वल है। तो अब सेम टाइप्स की टर्मिनोलॉजी हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के हवाले से बिल्टअप करते हैं। जिस तरह वहाँ चेंज इन एक्स ली, चेंज इन वाई ली मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंज, डिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंज, देन एवरेज चेंज एंड देन लिमिटिंग चेंज। सेम केस में अब कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस क्योंकि w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड फॉर्मेट में होते हैं जनरली, तो डिपेंडेंट वेरिएबल w और इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है। तो एज्यूम करते हैं हम कि z इक्वल है x प्लस आयोटा y और z नॉट इक्वल है x नॉट प्लस आयोटा y प्लस। सो हम एज्यूम करते हैं कि z इक्वल है x प्लस आयोटा y के और z नॉट इक्वल है x नॉट प्लस आयोटा y नॉट के। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल z में जो चेंज आएगी डेल्टा z, ये इक्वल होगी z माइनस z नॉट के। तो z पॉइंट माइनस z नॉट पॉइंट रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस किया प्लस आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट माइनस किया। तो यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट ये बेसिकली चेंज इन x है, सो इसको हमने डेल्टा x से डिनोट कर लिया, और y माइनस वाई नॉट ये चेंज इन y है, इसे डेल्टा y से रिप्रेजेंट किया। सो चेंज इन z इज इक्वल टू चेंज इन x प्लस आयोटा टाइम चेंज इन y, राइट। और ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्म में आप इसको डेल्टा x डेल्टा y कह सकते हैं कि चेंज इन z इज इक्वल टू चेंज इन x कॉमा चेंज इन y। सिमिलरली अब डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज हम देखते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल w है, तो चेंज इन w बेसिकली होगा f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z, राइट। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये चेंज अगर z नॉट पॉइंट पे देखेंगे तो जस्ट z को रिप्लेस करें z नॉट से, तो जैसे ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि डेल्टा w इक्वल है f ऑफ z नॉट प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z नॉट। ये चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल w आ गई। अब हम इस पोजीशन में है कि हम कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियबिलिटी को डिफाइन कर सकें। जस्ट कंपैरिजन में देखिएगा कि रियल डिफरेंशियबिलिटी एट x नॉट अल्टरनेटिव नोटेशन में ये थी कि लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 f ऑफ x नॉट प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा x। सिमिलरली अगर हम एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन लें w इज इक्वल टू एफ ऑफ z और z नॉट एक पॉइंट ले लें इन द डोमेन ऑफ f, तो z नॉट पॉइंट पे इस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन f ऑफ z का जो डेरिवेटिव डिफाइंड होगा वो f डैश एट z नॉट एग्जैक्टली आप देखें जो रियल में डेरिवेटिव डिफाइन होता है, बज़ाहिर यूँ लगता है कि जस्ट x को रिप्लेस किया गया है z से, लेकिन टेक्निकली फिर यहाँ मैं क्लैरिफाई करूँ, लेकिन टेक्निकली यहाँ मैं फिर क्लैरिफाई कर दूँ कि इस लिमिट की एग्जिस्टेंस में और इस लिमिट की एग्जिस्टेंस में डिफरेंस है। ये लिमिट जस्ट लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट से आएगी, बट ये लिमिट ऑल पॉसिबल पाथ से आएगी एंड देन ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह डिफरेंशियबिलिटी की रियल में एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जो है वो हमारे पास क्या होती है जी कि रिकॉल करें इसमें कि हमारे पास अगर f ऑफ x नॉट प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा x माइनस f डैश एट x नॉट, ये एब्सोल्यूट वैल्यू लेस हो एप्सिलॉन से व्हेन एवर डेल्टा एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन डेल्टा हो, तो ये फंक्शन एक्स नॉट पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो सेम केस में कॉम्प्लेक्स में एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन डेरिवेटिव की ये बनेगी कि इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट f ऑफ z नॉट प्लस डेल्टा z
माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड माइनस एफ डैश एट जेड नॉट मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन हो व्हेन एवर डेल्टा जेड मॉडुलस लेस देन डेल्टा हो। अब जिस तरह हमने रियल डिफरेंशियबिलिटी में देखा कि उसकी प्रैक्टिकली काफ़ी एप्लीकेशंस हैं और उसकी ज्योमेट्री भी है, तो कॉम्प्लेक्स में फ़िलहाल हम जस्ट ये देख रहे हैं कि आया रियल डिफरेंशियबिलिटी का आइडिया कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियबिलिटी में स्विच हो सकता है या नहीं। तो मैथमेटिकली हमने देखा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज़ इस आइडिया को हम कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर सकते हैं। जस्ट जो टेक्निकल रीजंस है, लिमिट की टेक्निकल एग्जिस्टेंस की कंडीशंस हैं, वो एज इट इज़ आपने चेक करनी है जैसे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की चेक की जाती हैं। अब नोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह रियल डेरिवेटिव वाई डैश, रियल डेरिवेटिव्स के लिए सिंबल्स वाई डैश और डी वाई ओवर डी एक्स भी हम यूज़ करते हैं और एफ डैश एट एक्स भी यूज़ करते हैं। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस का डेरिवेटिव एट पॉइंट जेड, इसको आप डब्ल्यू डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको आप एफ डैश एट जेड से भी डिनोट कर सकते हैं और इसको आप डी डब्ल्यू बाई डी जेड से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये सारी नोटेशंस डेरिवेटिव के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिफरेंशियबिलिटी के आइडिया को यूज़ करते हुए हम कुछ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस के डेरिवेटिव्स और रियल वैल्यूड फंक्शंस के डेरिवेटिव्स में डिफरेंस क्या है, राइट। जो फार्मूले क्या रियल वैल्यूड फंक्शंस के लिए होल्ड करते हैं, क्या सिमिलर फार्मूले कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस के लिए भी होल्ड करते हैं या नहीं करते। तो स्टार्ट हम करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव फाइंड एफ डैश जेड वेयर एफ ऑफ जेड इज जेड स्क्वायर माइनस 5z। ये इनफैक्ट एक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हमने ले लिया है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z में। अब इस पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 का हम डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं एट आर्बिट्ररी पॉइंट z। ओके, लेट कर लेते हैं w इज इक्वल टू एफ ऑफ z मीन्स z स्क्वायर माइनस 5z। अब बाय डेफिनेशन हम फाइंड करते हैं w प्लस डेल्टा w, दिस इज इक्वल टू z प्लस डेल्टा z स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स z प्लस डेल्टा z। तो यहाँ से हम चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डेल्टा w फाइंड करें तो ये z प्लस डेल्टा z का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स z प्लस डेल्टा z माइनस w आ जाएगा और w की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, तो ये z स्क्वायर माइनस 5z आ गया। तो अब यहाँ पे हमने चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डेल्टा w फाइंड कर ली। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज z स्क्वायर प्लस डेल्टा z स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स z इंटू डेल्टा z माइनस 5z माइनस 5 डेल्टा z माइनस z स्क्वायर प्लस 5z। सो यहाँ से माइनस 5z प्लस 5z बैलेंस हो गए। सिमिलरली z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर से कैंसिल हो गया है, तो बाकी जो टर्म्स हमारे पास रह जाती हैं वह 2z डेल्टा z माइनस 5 डेल्टा z एंड प्लस डेल्टा z स्क्वायर। ये चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डेल्टा w सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई। अब क्योंकि f डैश z की डेफिनेशन है लिमिट डेल्टा z टेंड टू 0
डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा जेड। तो यहाँ तक चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डेल्टा डब्ल्यू फाइंड कर लिया हमने। अब इसको चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेल्टा जेड से डिवाइड करते हैं। तो इसको डेल्टा जेड से अगर डिवाइड करें, देखिए फर्स्ट टर्म जब डेल्टा जेड से डिवाइड होगी, दिस इज 2z माइनस जस्ट 5 रह जाएगा डेल्टा जेड से डिवाइड होके, और लास्ट टर्म को जब डेल्टा जेड से डिवाइड करेंगे तो ये सिंपली डेल्टा जेड रह जाएगी। अब इसके बाद अगर हम इसकी लिमिट अप्लाई करें इस पे, अब अगर इसके बाद हम इस पे लिमिट अप्लाई करें डेल्टा जेड टेंड टू 0, तो लिमिट डेल्टा जेड टेंड टू 0 डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा जेड, लिमिट डेल्टा जेड टेंड टू 0 डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा जेड, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड टू 0, और जो फंक्शन था हमारे पास राइट साइड पे वो है 2z माइनस 5 प्लस डेल्टा जेड, दिस इज इक्वल टू 2z माइनस 5 प्लस डेल्टा जेड। तो लेफ्ट साइड तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन कंप्लीट, dw ओवर dz। अब राइट साइड पे फंक्शंस की लिमिट फाइंड करनी है। इनफैक्ट लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0 है, तो ये 2z माइनस 5 जो टर्म है इसमें डेल्टा z इन्वॉल्व नहीं है, ये डेल्टा z की रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है, सो इसकी लिमिट तो सेम आएगी। रीज़न ये है कि लिमिट z टेंड टू z नॉट c इज इक्वल टू c होती है, कांस्टेंट की लिमिट सेम होती है, प्लस सेकंड फंक्शंस की लिमिट डेल्टा z। तो यहाँ पे हमने ये रिजल्ट यूज़ किया है कि लिमिट डेल्टा जेड टेंड टू 0 f प्लस g इज इक्वल टू f की लिमिट सेपरेट और g की लिमिट सेपरेट, दिस इज इक्वल टू 2z माइनस 5 प्लस डेल्टा z को 0 पुट करें, सो दिस इज 2z माइनस 5। तो यहाँ इस रिजल्ट को हम कंक्लूड करें तो d ओवर डी जेड ऑफ w की वैल्यू देखें तो हमने ली थी z स्क्वायर माइनस 5z, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 2z माइनस 5। ये तो वर्किंग रूल और प्रोसीजर था कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड करने का। अब इस डेरिवेटिव को अगर हम कंपेयर करें, जो रियल में अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन होता है x स्क्वायर माइनस 5x, तो इसका डेरिवेटिव भी 2x माइनस 5 आता। सेम केस में कॉम्प्लेक्स में भी देख रहे हैं डेरिवेटिव z स्क्वायर माइनस 5z का 2z माइनस 5 है। तो यहाँ से हम सोचते हैं कि क्या रियल में ये वाला फार्मूला जो है ये एज इट इज कॉम्प्लेक्स में तो नहीं शिफ्ट हो रहा। इस पे हम बात करेंगे अगली स्लाइड्स में। जस्ट फिलहाल ये नोट करें कि अप टू दिस क्वेश्चन सेम फॉर्म जो यहाँ पे रियल में हम यूज करके इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सेम केस में हम इसको कॉम्प्लेक्स में कर रहे हैं। इसका कंप्लीट प्रूफ आपने ऑब्जर्व किया वैसे ही आ रहा है। ओके, फॉर प्रैक्टिस हम एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन लेकर अगेन इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस 1 ओवर जेड। तो W इस केस में गिवन है z माइनस 1 ओवर जेड। अब सबसे पहले आप चेंज इन W फाइंड करें, W प्लस डेल्टा W, राइट साइड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज z प्लस डेल्टा z माइनस 1 ओवर z प्लस डेल्टा z। तो यहाँ से डेल्टा W इज इक्वल टू z प्लस डेल्टा z माइनस 1 ओवर
z प्लस डेल्टा z एंड माइनस w, और w की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें दिस इज z माइनस 1/z। ब्रैकेट्स ओपन करें, तो ये माइनस z प्लस 1/z, राइट। z और नेगेटिव z दोनों एडजस्ट हो गए, तो बाकी जो टर्म्स हमारे पास बच जाती हैं वो है डेल्टा z प्लस से 1/z एंड माइनस 1/z प्लस डेल्टा z। अब नेक्स्ट हमने इन दोनों टर्म लास्ट टू टर्म्स को कंबाइन करना है, इनका एलसीएम लें ताकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये रिजल्ट आए। तो डेल्टा w हमारे पास आ जाएगा डेल्टा z डेल्टा w इज इक्वल टू डेल्टा z प्लस 1/z माइनस 1/z प्लस डेल्टा z। ये लास्ट टर्म्स थी जो हमने प्रीवियस स्लाइड से देखी, और अब इसमें z इंटू जेड प्लस डेल्टा z अगर हम एलसीएम ले लें तो ये z प्लस डेल्टा z माइनस z आ जाएगा, ये z से बैलेंस, डेल्टा z प्लस डेल्टा z डिवाइडेड बाय z इंटू जेड प्लस डेल्टा z। यहाँ तक चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल सिंप्लीफाइड फॉर्म में फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम इसको डेल्टा z से डिवाइड करेंगे और देन लिमिट लेंगे डेल्टा z टेंड टू 0। तो वर्किंग रूल आप ऑब्जर्व करते जाएं। फिलहाल हम जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं ये एग्जैक्टली सिमिलर है जैसे आप लोग कैलकुलस में करते हैं। सो डेल्टा z से डिवाइड किया, राइट साइड पे ये टर्म 1, इस टर्म को डेल्टा z से डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, ये टर्म रिमेनिंग। अब लिमिट अप्लाई कर दें, डेल्टा z टेंड टू 0 डेल्टा w ओवर डेल्टा z। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी लिमिट 1 ही आएगी। जस्ट लिमिट अप्लाई हम कर लेते हैं सेकंड टर्म पे, राइट। अब आप डेल्टा z को 0 पुट कर दें तो ये 1 प्लस 1/z स्क्वायर, और लेफ्ट साइड पे dw ओवर dz आ गया, राइट। अब इनफैक्ट हम w ऑब्जर्व करें तो w स्टार्ट में आपको दिया गया था z माइनस 1/z। अगेन हम इस रिजल्ट को भी कंपेयर करते हैं कि अगर सिमिलर टाइप का फंक्शन कैलकुलस में होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है। तो वहाँ पे भी हम देखते हैं अगर f ऑफ x माइनस 1/x फंक्शन हो, x माइनस x पावर माइनस 1, इसका डेरिवेटिव f डैश x 1 माइनस इसका डेरिवेटिव बाय पावर लॉ ये आ जाएगा, दिस इज 1 प्लस 1/x स्क्वायर। सो यहाँ पे भी अब देखेंगे f ऑफ z माइनस 1/z लिया था और डेरिवेटिव की शेप एग्जैक्टली बनी। तो स्टिल वी आर कंफ्यूज्ड कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि एग्जैक्टली जिस टाइप का फंक्शंस रियल में है अगर उसी टाइप का फंक्शंस कॉम्प्लेक्स में लें तो डेरिवेटिव में आंसर सेम आ रहे हैं। सो अप टिल नो हमने जो भी एग्जांपल्स देखी हैं उसमें फंक्शंस की शेप अगर सिमिलर लें जो रियल में थी तो डेरिवेटिव की शेप सिमिलर आती है जो कॉम्प्लेक्स में है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम
जस्ट कुछ प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करते हैं फर्दर, जो रियल में होल्ड करती हैं, क्या वो कॉम्प्लेक्स में होल्ड करती हैं या नहीं। अब सारी ये प्रॉपर्टीज हम कंपैरिजन में देखते जाते हैं। फॉर एग्जांपल रियल में हम देखते हैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, राइट। तो आप नोट करें कॉम्प्लेक्स में भी जब कोई कांस्टेंट नंबर लेंगे उसका डेरिवेटिव 0 होगा। सेकंड प्रॉपर्टी, रियल में अगर आप कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एफ का डेरिवेटिव फाइंड करें तो कांस्टेंट एज इट इज लिख देते हैं, डेरिवेटिव हम एफ का लेते हैं। सेम प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स में भी होल्ड कर रही है। नेक्स्ट, रियल में भी सम ऑफ फंक्शंस का डेरिवेटिव डेरिवेटिव के सम के इक्वल होता है, तो सेम लॉ कॉम्प्लेक्स में भी है, सम का डेरिवेटिव डेरिवेटिव्स के सम के इक्वल होता है। सिमिलरली डिफरेंस ऑफ फंक्शंस का डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट एक्स, ये डेरिवेटिव के डिफरेंस के इक्वल होता है। थर्ड, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर रियल फंक्शन, ये होता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे भी नोट करें कॉम्प्लेक्स में भी सेम टाइप का फार्मूला जनरेट हो रहा है, राइट। इसी तरह आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो सिमिलर टाइप का डेरिवेटिव कि वहाँ पे भी डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ओवर जी जो होता है वो जी स्क्वायर, जी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ माइनस एफ एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ जी, और सेम टाइप का फार्मूला कॉम्प्लेक्स में आ रहा है। एंड लास्टली कैलकुलस में हम कंपोजिशंस का डेरिवेटिव लेते हैं कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ इंटू जी का जब डेरिवेटिव लेना हो तो बाय चेन रूल ये आता है एफ का डेरिवेटिव एट जी इंटू जी का डेरिवेटिव, और सिमिलर चेन रूल यहाँ पे बन रहा है। तो इन सारे फार्मूलों में हमने देखा कि एग्जैक्टली जो रूल रियल वेरिएबल वाले फंक्शन के लिए थे, सेम टाइप के रूल कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन में भी होल्ड कर रहे हैं, राइट। अब इसमें से हम किसी एक रूल का प्रूफ देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सेकंड को प्रूफ कर देता हूं कि f प्लस जी का डेरिवेटिव इक्वल है f का डेरिवेटिव प्लस g का डेरिवेटिव, और रेस्ट ऑफ द प्रूफ एग्जैक्टली सेम होंगे जैसे आपने कैलकुलस में किए हैं। एग्जैक्टली उन प्रूफ्स में आप रियल वेरिएबल x को रिप्लेस करते जाएं विद कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z, तो प्रूफ्स फॉलो हो जाएंगे। सो let us just revisit the proof of second part. Let W is equal to f of z plus g of z. This implies change in W is equal to change in f plus change in g। यहाँ एक बात जो आपके जहन में रहनी चाहिए कि f प्लस जी एट z की डेफिनेशन होती है f ऑफ z प्लस g ऑफ z। मीन्स सम फंक्शन की वैल्यू जब आप z पॉइंट पे कैलकुलेट करने लगे तो f की वैल्यू एट z पे फाइंड करें, देन g की वैल्यू एट z पे फाइंड करें और दोनों इमेजेस को ऐड कर दें, तो ये सम फंक्शन का इमेज आता है एट पॉइंट z। तो यहाँ पे डेल्टा w इनफैक्ट f ऑफ z प्लस डेल्टा z प्लस g ऑफ z प्लस डेल्टा z आ गया, एंड माइनस f ऑफ z प्लस g ऑफ z, राइट। ये चेंज इन w सिमिलर वे में जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने प्रैक्टिस की उसी तरह फाइंड हुआ। अब इसके बाद हम f वाली टर्म्स को जस्ट कंबाइन कर रहे हैं, f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z, एंड सिमिलरली
जी वाली टर्म्स को कंबाइन करें तो जी ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस जी ऑफ जेड, राइट। अब चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेल्टा जेड से डिवाइड करें, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड प्लस जी ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस जी ऑफ जेड डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। और इसके बाद जस्ट लिमिट अप्लाई करनी है, तो लिमिट डेल्टा जेड टेंड टू 0, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस लिमिट ऑफ second function. So left side is dw over dz and right side is f dash at z plus g dash at z. w की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, which is f plus g at z, this is equal to f dash at z plus g dash at z. और ये z true है for all z, so we can write, और ये result true है for all z, so we can write d over dz of f plus g is equal to f dash plus g dash. तो यहाँ तक हमने देखा कि सम ऑफ फंक्शंस का डेरिवेटिव एट पॉइंट z इक्वल है f का डेरिवेटिव एट z प्लस g का डेरिवेटिव एट z, और प्रूफ का पैटर्न बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने कैलकुलस में स्टडी किया है। इवन वन डायमेंशनल कैलकुलस स्टडी, इवन वन डायमेंशनल सिस्टम में भी हम इसी तरह इसके डेरिवेटिव्स का प्रूफ करते हैं, तो सेम वे में प्रूफ फॉलो हो गया है कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस के लिए। रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज भी आप इसी तरह चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इन प्रॉपर्टीज को यूज करके डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। इससे पहले एक चीज जो आप जरूर ऑब्जर्व करें कि स्टिल जो पावर रूल था इन जर्नल फॉर्म में, वो मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन में कैसे अप्लाई करेंगे हम, राइट। रियल का पावर रूल जैसे मैंने पहले भी बताया कि पहले पावर में से एक लेस करें तो ये पावर रूल फॉर रियल है। और इवन आप x पावर 1/2 का डेरिवेटिव भी देखें तो 1/2 x पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 x पावर माइनस 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2 x के इक्वल है, राइट। बट क्या कॉम्प्लेक्स में हम z पावर 1/2 का डेरिवेटिव डिफाइन कर सकते हैं? रिकॉल करें कि ये जो फंक्शन f ऑफ z इक्वल टू z पावर 1/2 था, ये वन वैल्यूड फंक्शन नहीं था, ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन था, इसकी 2 ब्रांचेस थी। तो इट मीन्स यहाँ हम कंफ्यूज हैं कि आया किस ब्रांच के लिए हम इसका डेरिवेटिव लें। सिमिलरली z पावर 1/3 आर्गूमेंट ऑफ z, क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। सो इस केस के लिए हमें ब्रांच देखनी पड़ती है कि ब्रांचेस क्या होती हैं किसी भी फंक्शंस की। इनफैक्ट जब भी हम कोई मल्टी वैल्यूड फंक्शन स्टडी करते हैं, अगर 2 वैल्यूड फंक्शन है तो उसकी 2 ब्रांचेस होंगी, राइट। तो हम फिर उसमें नॉर्मली प्रिंसिपल वैल्यू के अगेंस्ट जो ब्रांच होती है उसको स्टडी कर लेते हैं, या फिर ब्रांच हम इसकी या फिर हम
उस ब्रांच को स्टडी करते हैं जो कंटिन्यूस हो, राइट। तो इन जनरल इस तरह के फंक्शंस का डेरिवेटिव फिलहाल हम कॉम्प्लेक्स में स्टडी नहीं करेंगे जो मल्टी वैल्यूड हो। हम जितने भी फंक्शंस यहाँ स्टडी करेंगे वो सारे वन वैल्यूड फंक्शन होंगे। लिहाजा ये जो पावर रूल रियल वेरिएबल के लिए होल्ड कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स के लिए इन जनरल उस फॉर्म में होल्ड नहीं करता जो रियल में होल्ड करता है। तो यहाँ से फर्स्ट डिफरेंस क्रिएट हुआ फार्मूलाज का कि पावर रूल रियल में फॉर ऑल पावर्स होल्ड करता है, वेदर अल्फा इज रैशनल इरैशनल इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पावर रूल अप्लाई कर देते हैं। बट कॉम्प्लेक्स में इवन हमने एक रैशनल नंबर एज ए पावर ली तो इसका डेरिवेटिव हम डिफाइन नहीं कर पा रहे कि इसका डेरिवेटिव कैसे डिफाइन करें। सो कॉम्प्लेक्स में अगर हम पावर रूल डिफाइन करेंगे तो जैसे स्टार्ट की 2 एग्जांपल्स के लिए आपने देखा कि मैंने z² माइनस 5z फंक्शंस का डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन फाइंड किया था, तो इसका डेरिवेटिव 2z माइनस 5 आया था। और इवन आप इस डेरिवेटिव को थ्रू पावर रूल भी ऑब्जर्व करें तो पावर पहले पावर में से एक लेस, और सेम केस में यहाँ हो गया है कि पावर पहले एंड पावर में से एक लेस हो गया है। सो 2z माइनस 5 इसका डेरिवेटिव है। तो पावर रूल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए यहाँ होल्ड कर रहा था। अब सेम केस में सेकंड एग्जांपल में हमने z माइनस z की पावर -1 का डेरिवेटिव देखा था, तो इसका डेरिवेटिव भी था 1 + 1 ओवर z²। अगेन नोट करें कि इस टर्म का डेरिवेटिव अगर हम पावर रूल से भी लेते हैं तो पावर पहले पावर में से एक लेस करें तो ये -z पावर -2 आता है। तो ये इस डेरिवेटिव से एग्री कर रहा है, टोटल फंक्शंस का डेरिवेटिव पावर रूल के थ्रू भी। सो कॉम्प्लेक्स में d/dz ऑफ z पावर n जब हम डिफाइन करते हैं तो ये n z की पावर n-1 होता है, और ये रूल हम अप्लाई करते हैं इफ़ n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो जस्ट यहाँ तक आप नोट करें कि हमने पावर रूल को कॉम्प्लेक्स में रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि जब भी हम अप्लाई करेंगे, हम अगर पावर एक इंटीजर है तो पावर रूल हम अप्लाई करेंगे, और अगर पावर इंटीजर्स के अलावा कोई नंबर है तो हम ये पावर रूल अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, अब डेरिवेटिव्स की जैसे प्रॉपर्टी हमने ऑब्जर्व की, अब उन प्रॉपर्टी की बेस पे कुछ क्वेश्चंस हम स्टडी करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है इस पे कि यूजिंग द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन फाइंड f'(z) इफ फर्स्ट पार्ट इज f of z is equal to 3z power 4 minus 5z cube plus 2z. Okay, f of z is equal to 3z4 minus 5z cube plus 2z. इसका डेरिवेटिव f'(z), अब हमने डायरेक्ट थ्रू प्रॉपर्टीज इसको स्टडी करना है। 3z पावर 4 माइनस 5z क्यूब प्लस 2z, राइट। हम जस्ट प्रॉपर्टीज़ को हाईलाइट करने के लिए ये एग्जांपल कर रहे हैं। सो हम स्टेप बाय स्टेप सारी प्रॉपर्टीज़ मेंशन करेंगे कि हम किस जगह पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। सो फर्स्ट स्टेप में आप हर टर्म का डेरिवेटिव सेपरेट कर दें। तो यहाँ पे मेनली मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है कि डेरिवेटिव ऑफ f प्लस माइनस जी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ f प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ g, राइट। नेक्स्ट स्टेप में अब कांस्टेंट टर्म 3 को बाहर ले, डेरिवेटिव ले z पावर 4 का। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 5 बाय डेरिवेटिव लें z पावर 3 का, और लास्ट टर्म में कांस्टेंट टर्म 2 बाय
और डेरिवेटिव लें जस्ट z का। तो यहाँ पे रूल अप्लाई हो गया कि डेरिवेटिव ऑफ c इंटू एफ कांस्टेंट बायर और डेरिवेटिव जस्ट फंक्शन का लेना है। ये वाला रूल इन तीनों टर्म्स पे अप्लाई हुआ। अब जैसे मैंने हाईलाइट किया था कि अगर z की पावर हमारे पास कोई इंटीजर होगी तो आप पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे पावर एक इंटीजर है, सो पावर रूल अप्लाई करें। 3 इसमें से पावर पहले पावर में से एक लेस कर दें। सेम केस में यहाँ 3z पावर 3 माइनस 1 आ जाएगा और लास्ट टर्म में 2z के डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। सो दिस इज 12z क्यूब माइनस 15z स्क्वायर प्लस 2। तो ये बाय यूजिंग दी प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब सेकंड एग्जांपल में हम रिमेनिंग प्रॉपर्टीज को देखते हैं। इसमें f ऑफ z इक्वल टू z स्क्वायर ओवर 4z प्लस 1 फंक्शन है। बी पार्ट में f ऑफ z इक्वल है z स्क्वायर और 4z प्लस 1। इसका डेरिवेटिव d ओवर डी z ऑफ z पावर 4 ओवर 4z प्लस 1। अब नोट करें कि ये d ओवर डी z ऑफ f ओवर g शेप में आ रहा है। सो हम क्वोशंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे नोट करें कि नॉर्मली स्टूडेंट इस चीज़ की केयर नहीं करते कि अगर सम 1 ओवर x है या 1 ओवर x स्क्वायर है, इस टाइप का फंक्शन है, तो इस पे क्वोशंट रूल अप्लाई कर देते हैं। ऑल्दो आप देखें तो ये सिंपल फॉर्म में पावर रूल से भी सॉल्व हो सकता है। सो क्वोशंट रूल यूजली हम उस वक्त प्रेफर करते हैं जब न्यूमरेटर टर्म भी डिपेंडेंट ऑन z हो और डिनोमिनेटर भी डिपेंडेंट ऑन z हो, तो आपने क्वोशंट रूल अप्लाई करना है। अदरवाइज अगर जस्ट ये टर्म है तो आप इस पे पावर रूल लगा दें अगर न्यूमरेटर कांस्टेंट टर्म है तो। ओके, क्वोशंट रूल अप्लाई करें। ये f ओवर g फॉर्म है, सो g स्क्वायर g एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ f माइनस f एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ g। दिस इज इक्वल टू 4z प्लस 1 होल स्क्वायर 4z प्लस 1 एंड देन पावर रूल से 4z क्यूब इसका डेरिवेटिव माइनस z पावर 4 4z का डेरिवेटिव 1 एंड 1 इज कांस्टेंट, सो इसका डेरिवेटिव 0। दिस इज 16z पावर 4 प्लस 4z क्यूब माइनस 4z4 ओवर 4z प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो 12z पावर 4 प्लस 4z क्यूब ओवर 4z प्लस 1 होल स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। तो यहाँ तक जस्ट हमने प्रैक्टिस की कि जो प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशंस की रियल में होल्ड करती हैं, सेम टाइम्स की प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स में भी होल्ड करती हैं एक्सेप्ट पावर लॉ। पावर लॉ एज इट इज़ नहीं होल्ड करता, बट स्पेशल केस में n पे अगर रिस्ट्रिक्शन लगा दें वो इंटीजर है तो वो लॉ होल्ड करता है। अभी तक हमने जस्ट ये बात की कि ऐसे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस स्टडी किए जो डिफरेंशिएबल हैं और उनके डेरिवेटिव्स फाइंड किए। अब क्या हर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है? नहीं होता। रियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नॉर्मली जब आप ये प्रूफ करते होते थे कि f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x नॉट। नोट करें यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर रहे, हम जस्ट ये चेक कर रहे हैं कि आया ये फंक्शन x नॉट पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है।
तो इसके लिए क्राइटेरिया ये होता था कि हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते थे, देन इस फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव इस पॉइंट, इस फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पे फाइंड आउट करते थे, और अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स नॉट और राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स नॉट ये दोनों सेम आ जाए तो एफ फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता था एट पॉइंट एक्स नॉट। ओके, अगर ये दोनों टर्म्स सेम ना आए तो ये फंक्शन हमारे पास एक्स नॉट पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता था। सेम केस में अब हम कॉम्प्लेक्स में भी ऐसे फंक्शन स्टडी करने लगे कि जो कॉम्प्लेक्स प्लेन के किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, या ऐसे भी फंक्शन एग्जिस्ट करते जो कॉम्प्लेक्स प्लेन के कुछ पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल हों और कुछ पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ना हो। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम एक ऐसे ही फंक्शन की बात करने लगे जो बजाय तो वेरी स्मूथ लुकिंग फंक्शन है, बट एक्चुअली ये स्मूथ नहीं है, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर्स में हम स्मूथनेस को भी देखेंगे कि जब हम किसी फंक्शंस को स्मूथ कहते हैं तो उससे मुराद हमारी क्या होती है। इनफैक्ट एफ ऑफ जेड जेड कॉन्जुगेट फंक्शन लें तो हम प्रूव करने जा रहे हैं कि ये फंक्शन नो वेयर डिफरेंशिएबल है, इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। इसके प्रूफ के लिए हम बाय डेफिनेशन ही इसको लेकर चलते हैं, एफ ऑफ जेड इक्वल है जेड कॉन्जुगेट के। सो सबसे पहले आप इसमें इंक्रीमेंट करें इंडिपेंडेंट वेरिएबल में डेल्टा जेड की, ये जेड प्लस डेल्टा जेड का कॉन्जुगेट आ गया, एंड देन इसमें से आप एफ ऑफ जेड को सब्ट्रैक्ट कर दें। दिस इज इक्वल टू जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड कॉन्जुगेट। अब रिकॉल करें कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज, तो ये जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस जेड होल कॉन्जुगेट के इक्वल है, सिंस z1 plus z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल है z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट के। सो z z से एडजस्ट कर लें तो दिस इज डेल्टा z कॉन्जुगेट, ये f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z की वैल्यू आ गई। अब दोनों तरफ डेल्टा z से डिवाइड कर लेते हैं, राइट। दोनों साइड्स को डेल्टा जेड से डिवाइड कर लिया और नेक्स्ट स्टेप में लिमिट ले लेंगे डेल्टा जेड टेंड टू 0। ओके, अब अगर इस लिमिट की लेफ्ट साइड आप ऑब्जर्व करें तो लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव की डेफिनेशन कंप्लीट है, बट इस लिमिट की राइट साइड की बात करें तो अभी तक हमने ये एवेल्यूएट नहीं की। सो अगर ये राइट साइड वाली लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो ये एफ ऑफ जेड जेड कॉन्जुगेट एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होगा, बिकॉज हमने कोई पॉइंट फिक्स नहीं किया। जेड यहाँ पे आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन है और ये डेरिवेटिव हम आर्बिट्ररी पॉइंट पे चेक कर रहे हैं। अब राइट साइड की लिमिट की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस चेक करनी है तो हम इसको टू डिफरेंट पाथ्स के अलोंग एवेल्यूएट करते हैं और देखते हैं कि उन पाथ्स के अलोंग लिमिट सेम आती है या नहीं। तो सबसे पहले इस राइट हैंड वाली लिमिट्स को हम अप्रोच करते हैं। ओके, इस लिमिट को टू डिफरेंट डायरेक्शन से हम फाइंड आउट करते हैं। लेट अस सपोज इस पॉइंट को हम अप्रोच कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस। तो जब अलोंग एक्स एक्सिस अप्रोच करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगी, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट 0 है।
तो पहले मैं ये लिमिट फाइंड कर रहा हूँ अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। एज स्टार्ट में हमने ऑब्जर्व किया था कि चेंज इन जेड इक्वल होती है चेंज इन एक्स प्लस आयोटा चेंज इन वाई। अलोंग एक्स एक्सिस डेल्टा वाई चेंज इन वाई 0 के इक्वल होता है, देयरफॉर डेल्टा जेड जो है ये डेल्टा एक्स के इक्वल है। सो जो प्रीवियस स्लाइड्स पे हम लिमिट देखें तो इक्वेशन 1 में जो लिमिट थी, फॉर सिंपलिसिटी लेफ्ट साइड को मैं आंसर नाम दे रहा हूँ एफ डैश एट जेड। ऑल्दो ये अभी लिमिट की एग्जिस्टेंस की गारंटी नहीं है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो ये एफ डैश जेड है। यहाँ पे जस्ट नोटेशन है और फर्दर इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये एल के इक्वल है। सो along x axis L is equal to, this term L is equal to limit delta x approaches to 0 because delta z अब delta x के इक्वल है। सो जब delta z 0 को अप्रोच करेगा इट मीन्स delta x भी 0 को अप्रोच करेगा। और न्यूमरेटर टर्म delta x प्लस आयोटा डेल्टा वाई का कॉन्जुगेट है डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। और अलोंग एक्स एक्सिस क्योंकि डेल्टा वाई 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया था हमने, सो ये डेल्टा एक्स कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स रियल है सो इसका कॉन्जुगेट डेल्टा एक्स के इक्वल ही होगा, तो ये लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी डेल्टा एक्स टेंड टू 0, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स में यहाँ पे 1 आ गया। ये एल नंबर अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करें, इस पॉइंट को अप्रोच करें थ्रू एक्स एक्सिस, तो इस लिमिट का आंसर 1 आता है। अब हम किसी डिफरेंट पाथ से इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, अलोंग वाई एक्सिस लेकर देखते हैं। अलोंग वाई एक्सिस जब मूव करेंगे, इस पॉइंट को अप्रोच करेंगे थ्रू वाई एक्सिस, तो अब x कोऑर्डिनेट में चेंज 0 हो जाएगी, तो डेल्टा x 0 हो जाएगा, देयरफॉर डेल्टा z की वैल्यू आ जाएगी आयोटा डेल्टा y। एंड अब ये l नंबर फाइंड करें इक्वेशन 1 से, तो ये लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0, डेल्टा x ऑलरेडी 0 है, सो आयोटा डेल्टा y कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय आयोटा डेल्टा वाई। ये जस्ट इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूशन हुई है। सो लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 माइनस आयोटा डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय आयोटा डेल्टा वाई, ये कैंसल -1 आ गया। सो लिमिट का आंसर -1 आ गया। तो हमने इस पॉइंट को जब 2 डिफरेंट पाथ से अप्रोच किया, अलोंग एक्स एक्सिस अप्रोच किया तो लिमिट का आंसर डिफरेंट, अलोंग वाई एक्सिस अप्रोच किया तो लिमिट का आंसर डिफरेंट। और प्रीवियस लेक्चर से रिकॉल करें कि जब भी लिमिट का आंसर 2 डिफरेंट पाथ्स के अलोंग डिफरेंट आ जाए तो इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। लिहाजा ये जो लिमिट इक्वेशन 1 में थी ये एग्जिस्ट नहीं कर रही। जब लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही तो मीन एफ डैश जेड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड। लिहाजा हमने देखा कि हम अगर ये लिमिट फाइंड करते हैं थ्रू 2 डिफरेंट पाथ्स, एक्स एक्सिस के अलोंग अप्रोच करें तो लिमिट का आंसर डिफरेंट आता है, वाई एक्सिस के थ्रू इस लिमिट को इन्वेस्टिगेट करें तो आंसर डिफरेंट आता है। सो लिमिट इन 1 डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो अब हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन किसी भी पॉइंट z पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, बिकॉज ये गारंटी दे रही है कि ज़रूरी नहीं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ले तो वो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होगा। ऐसे फंक्शंस की एग्जांपल आपने नोट कर ली जो नोवेयर डिफरेंशिएबल है। ओके, नेक्स्ट हम जस्ट रिलेशन देखते हैं
कंटिन्यूटी का एंड डिफरेंशियबिलिटी का। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का रिलेशन देखते हैं। रियल में अगर बात करें तो वहां पे जो कंटिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाइज डिफरेंशियबिलिटी। रीजन ये होती है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट इन जनरल कंटिन्यूस फंक्शन हम नहीं कह सकते कि ऑलवेज डिफरेंशिएबल होते हैं। इसकी काउंटर एग्जांपल, वेरी वेल नोन एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस तो है, बट ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ग्राफ में ये जितने कॉर्नर पॉइंट्स आते हैं, इन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो ग्राफिकली भी हम चेक कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x कंटिन्यूस तो एवरीवेयर है, बट x इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। सेम केस में अब हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स में क्या ऐसे फंक्शन हैं जो कंटिन्यूस हों और डिफरेंशिएबल ना हो? तो इसके लिए आपके पास एग्जांपल एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट की है। इसकी कंटिन्यूटी आपने चेक करनी है। इनफैक्ट हमने लास्ट लेक्चर में इस फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक की थी और प्रूव किया था कि ये एवरीवेयर कंटिन्यूस है। बट इसकी अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो ये नोवेयर डिफरेंशिएबल है। अब इस प्रॉपर्टी के हम कन्वर्स को देखते हैं कि यानी कंटिन्यूटी तो इंप्लाइज नहीं करती डिफरेंशिएबिलिटी, बट क्या डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट इंप्लाइज करती है कंटिन्यूटी एट दैट पॉइंट? रियल वेरिएबल में बात करें तो आंसर इसका यस है कि अगर रियल वैल्यूड फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो तो वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूस मस्ट होता है। तो क्या सेम प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स में होल्ड करती है या नहीं करती? इसके लिए जस्ट जो अल्टरनेट डेफिनेशंस थी एफ डैश एट जेड नॉट वो रिकॉल करें तो लिमिट z टेंड टू z नॉट f of z माइनस f of z नॉट डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट। समटाइम ये फार्मूलेशन भी हेल्पफुल होती है कुछ प्रॉपर्टीज इन्वेस्टिगेट करने में, जैसे नेक्स्ट थ्योरम में इसी डेफिनेशंस के थ्रू प्रूव करने जा रहा हूँ कि इफ f इज differentiable at a point z naught in a domain D, then f of z is continuous at z naught. Every differentiable function is a continuous. इसका हम प्रूफ देखने लगे हैं। ओके, गिवन f of z is differentiable at z naught. This implies limit z tend to z naught f of z minus f of z naught divided by z minus z naught exists। और जब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसी लिमिट को हम डेरिवेटिव कहते हैं। तो ये फॉलो कर जाता है यहाँ से कि ये लिमिट f डैश एट z नॉट है बेसिकली। यहाँ तक तो हमने गिवन डेटा यूज़ किया कि f की डिफरेंशियबिलिटी एट पॉइंट z नॉट दी गई थी, वो हमने यूज़ की। अब टारगेट हमारा ये है टू प्रूव f ऑफ z इज कंटिन्यूस एट z नॉट। For this we have to prove
बट लिमिट z टेंड टू z नॉट f ऑफ z इज इक्वल टू f ऑफ z। ये हमारा टारगेट है कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए। और इस टारगेट को मैं ऐसे भी सेट कर सकता हूँ, लिमिट z टेंड टू z नॉट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट, बेसिकली ये लिमिट 0 के इक्वल आती है। ये हमारा टारगेट सेट हुआ। अब हम ये लिमिट फाइंड आउट करते हैं कि आया ये लिमिट 0 है या नहीं। इसके लिए देखिएगा, कंसीडर f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट। अब जस्ट हमने क्योंकि इसकी लिमिट लेनी है तो हम एक पॉइंट अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए मैं कंसीडर करूंगा f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट। अब इस टर्म को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं z माइनस z नॉट से, with understanding that z is not equal to z naught, right? And then limit apply करते हैं, limit z tend to z naught f of z minus f of z naught। राइट साइड पे ये लिमिट z tend to z naught f of z minus f of z naught और z माइनस z नॉट इंटू z माइनस z नॉट के इक्वल है। अब इनफैक्ट प्रोडक्ट फंक्शंस की लिमिट एट ए पॉइंट, लिमिट एट दैट पॉइंट प्रोडक्ट के इक्वल होती है। सो लिमिट z टेंड टू z नॉट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट और z माइनस z नॉट को सेपरेट करें और लिमिट z टेंड टू z नॉट z माइनस z नॉट को सेपरेट लिखें। तो ये तो गिवन था कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, सो दिस लिमिट मस्ट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू f डैश एट z नॉट, और इस लिमिट को सॉल्व करें तो ये 0 के इक्वल आ जाएगी एंड नेट रिजल्ट इज 0। तो यहाँ से प्रूव हुआ कि इस लिमिट का आंसर 0 के इक्वल है, राइट? और ये इम्प्लाइज कर रहा है कि लिमिट z टेंड टू z नॉट f ऑफ z इक्वल है f ऑफ z नॉट की, एंड दिस इम्प्लाइज f ऑफ z इज कंटिन्यूस एट z नॉट, राइट? सो हमने देखा कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस मस्ट होता है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। काउंटर एग्जांपल इसकी देखें तो प्रीवियस एग्जांपल f ऑफ z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। ओके, नेक्स्ट हम एक पीस वाइज फंक्शन लेते हैं और इसकी डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट चेक करते हैं। अब इस टाइप के फंक्शंस हमारे अपकमिंग लेक्चर्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि वहाँ हम डिफरेंशियबिलिटी की जर्नलाइजेशन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स में। सो ये एग्जांपल है कि शो दैट f ऑफ z इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर when z is non-zero and 0 if z equal to 0 is not differentiable at z equal to 0। ओरिजिन पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है और प्रूफ करना है कि ओरिजिन पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है।
अब इसके लिए सबसे पहले तो रिकॉल करें डेरिवेटिव की डेफिनेशन। एफ डैश एट जेड नॉट लिमिट z टेंड टू z नॉट f of z माइनस f of z नॉट डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट के इक्वल है। सो इस डेफिनेशन से हम डेरिवेटिव एट ज़ीरो चेक करें तो ये लिमिट z टेंड्स टू ज़ीरो f of z माइनस f of ज़ीरो ओवर z माइनस ज़ीरो के इक्वल है। बिकॉज ये फंक्शन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्स वाई गिवन है, सो इस लिमिट को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। जेड ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो इट मीन्स एक्स वाई टेंड्स टू ज़ीरो ज़ीरो। एफ ऑफ जेड की वैल्यू पुट करें और देन एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू और जेड माइनस ज़ीरो से डिवाइड करें। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस फंक्शन में आंसर लिख रहा हूँ कि 1/z की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई इंटू एफ ऑफ z की वैल्यू x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस आयोटा टाइम्स x क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड देन माइनस एफ ऑफ ज़ीरो वो ज़ीरो के इक्वल है। सो जस्ट हमने z की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई सब्स्टिट्यूट की, f ऑफ z की वैल्यू आफ्टर टेकिंग एलसीएम हमने लिख ली और ज़ीरो पे ये वैल्यू ज़ीरो है। अब अगर ये लिमिट ऑल पॉसिबल पाथ्स के अलोंग एग्जिस्ट कर गई तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट z इक्वल टू ज़ीरो पे, और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो इट मीन्स ये फंक्शन ज़ीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब हमने क्लेम किया हुआ है कि ज़ीरो पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम z इक्वल टू ज़ीरो पे प्रूफ करेंगे ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। राइट ओके। अब नेक्स्ट आप पॉइंट देखें तो इसमें z इक्वल टू ज़ीरो है, तो आप इसको अप्रोच कर सकते हैं अलॉन्ग x एक्सिस भी, अलॉन्ग y एक्सिस भी, इसको अलॉन्ग y इज इक्वल टू x लाइन के भी अप्रोच कर सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और इसके अलावा बहुत से पाथ्स हैं जिसके थ्रू इसको अप्रोच किया जा सकता है। तो यहाँ पे जस्ट मैं कैलकुलस ऑफ मल्टी वेरिएबल्स का एक मेथड उठा रहा हूँ जो आपने बीएससी में भी पढ़ा होगा कि जब भी आपने किसी टू वेरिएबल फंक्शंस की लिमिट की नॉन एग्जिस्टेंस शो करनी होती थी तो नॉर्मली हम पुटिंग करते थे y इज इक्वल टू एम एक्स और y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर और समटाइम x इज इक्वल टू बी वाई स्क्वायर। अब नोट करें कि जब हम ये पुटिंग करते थे तो उस वक्त इनफैक्ट हम इस पॉइंट 0 0 को अप्रोच कर रहे होते थे थ्रू ए स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप m, और जब ये पुटिंग करते थे तो हम इस पॉइंट को अप्रोच कर रहे होते थे थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोलाज। राइट, तो अब क्योंकि ये फंक्शन हमारे पास सिमेट्रिक नज़र आ रहा है, जैसी टर्म्स x में वैसी टर्म्स इसमें y में अपीयर हो रही हैं, होमोजीनियस टाइप का फंक्शन है, इसलिए मैं सबसे पहले ट्राई कर रहा हूँ, इसको अप्रोच कर रहा हूँ along the line y is equal to mx. So taking limit along y is equal to mx. Therefore अब जब y इक्वल टू एम एक्स के अलॉन्ग इस लिमिट को अप्रोच करेंगे तो f डैश एट ज़ीरो यह आ जाएगा लिमिट x टेंड टू ज़ीरो एंड देन टर्म्स थी हमारे पास x क्यूब माइनस वाई क्यूब, सो x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज m क्यूब x क्यूब, राइट, प्लस आयोटा इंटू
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस एम क्यूब वाई क्यूब, एंड डिवीजन में टर्म आ रही थी हमारे पास, डिविजन्स की टर्म्स थी हमारे पास x प्लस आयोटा y विच इज x प्लस आयोटा m इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर मीन्स एक्स स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, राइट। ये सब्स्टिट्यूशन होगी। अब इनफैक्ट इस सब्स्टिट्यूशंस का फ़ायदा क्या हुआ कि हमने इस पाथ पे y को भी रिप्लेस कर लिया x से, मीन्स लिमिट ऑफ टू वेरिएबल को लिमिट इन वन वेरिएबल से रिप्लेस कर लिया, राइट। एंड दिस इज x क्यूब। सो अगर हम x क्यूब न्यूमरेटर से कॉमन ले लें तो x क्यूब कॉमन लेने के बाद ये 1 माइनस एम क्यूब प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस एम क्यूब में रिड्यूस हो जाएगी टर्म, और इसी तरह यहाँ से x कॉमन लें, इधर से x स्क्वायर कॉमन लें तो x क्यूब कॉमन आ गया, तो 1 प्लस आयोटा m इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया। x क्यूब से बैलेंस बिकॉज x ज़ीरो नहीं है, टेंड्स टू ज़ीरो है, सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एम क्यूब प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस एम क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा m इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। अब फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो जस्ट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, 1 प्लस आयोटा m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगी, मींस 1 प्लस आयोटा m टर्म्स के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि अगर मैं m की वैल्यूज चेंज करता हूँ, लेट अस सपोज अगर मैं m को 0 लेता हूँ तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, तो दिस लिमिट बिकम्स 1 प्लस आयोटा। अगर m की वैल्यू में -1 पुट करता हूँ तो लिमिट का आंसर 1 प्लस आयोटा के अलावा कोई डिफरेंट नंबर आएगा। सो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m इसका आंसर डिफरेंट आ रहा है, इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि लिमिट अगर एग्जिस्ट करे तो उसकी वैल्यू यूनिक होती है, और ये टर्म फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m यूनिक नहीं आ रही, therefore it is different for different values of m, therefore limit does not exist और limit exist नहीं कर रही, this implies f is not differentiable at z equal to 0। तो यहाँ तक हमने जस्ट ये किया कि डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन लिए, उनके डेरिवेटिव्स फाइंड करने का प्रोसीजर देखा, उनके डेरिवेटिव्स को रियल वैल्यूड फंक्शंस के डेरिवेटिव से कंपेयर किया। समटाइम्स हम देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रही हैं जैसे रियल वैल्यूड फंक्शंस के लिए होती हैं, बट कुछ केसेस में ऐसा है कि जहाँ पे रियल वैल्यूड फंक्शंस के लिए फार्मूलाज एग्जिस्ट कर रहे हैं बट कॉम्प्लेक्स वैल्यूड के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहे। देन हमने ऐसे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की एग्जांपल स्टडी की जो नोवेयर डिफरेंशिएबल है। फिर यहाँ पे हमने एक ऐसे फंक्शन की एग्जांपल देखी जो z इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। अब नेक्स्ट हम एक जनरल प्रॉपर्टी स्टडी करने लगे हैं। ए पोलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब पोलिनोमियल फंक्शंस की सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी एंड देन हम प्रूव करेंगे कि पोलिनोमियल फंक्शन इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल होते हैं। जस्ट प्रूफ की आउटलाइंस मैं बताता हूँ। इसमें सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू an z पावर n प्लस an माइनस 1 z पावर n माइनस 1 सो ऑन a1z प्लस a नॉट। ये एक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n है इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z।
अब सिंपली आप इसका डेरिवेटिव डिफाइन करें तो थ्रू प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव हम इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ये पॉलिनोमियल है तो z की पावर इंटीजर्स हैं, इसलिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं कि हम इसको थ्रू इंटीजर्स चेक कर लें। ओके, यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करें। नेक्स्ट यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करें एंड सो ऑन। ये प्रोसेस रिपीट करते रहे तमाम टर्म्स के लिए, तो ये आ गया। अब यहाँ इसकी डिफरेंशियबिलिटी की गारंटी जस्ट इस बात से हमें मिल जाती है क्योंकि सम ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफरेंशिएबल है। सो अगर z पावर n डिफरेंशिएबल है, a एन z पावर n भी डिफरेंशिएबल है, ये टर्म भी डिफरेंशिएबल है, तो इन सब की डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज करती है कि ये सम भी डिफरेंशिएबल है। तो p ऑफ z डिफरेंशिएबल भी था और p ऑफ z का हम डेरिवेटिव्स देखें तो ये a n z पावर n-1 प्लस सो ऑन प्लस a1, ये इस p फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट z आ। तो फर्दर यहाँ पे नोट करें z आर्बिट्ररी पॉइंट है, सो पॉलिनोमियल फंक्शंस एवरीवेयर इन इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल भी हैं और इनका डेरिवेटिव जो है ये हमारे पास इस फॉर्मेट में आ जाता है। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर्स हम जस्ट रिविजिट करते हैं डेरिवेटिव्स का आइडिया जो रियल में हमने स्टडी किया और डेरिवेटिव का आइडिया जो हमने कॉम्प्लेक्स में देखा। रियल वैल्यूड फंक्शंस के डेरिवेटिव्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपने काफ़ी ज़्यादा स्टडी की हुई हैं, कुछ हमने आज के लेक्चर्स में रिविजिट भी की हैं। अब कॉम्प्लेक्स में जब हमने डेरिवेटिव डिफाइन किया तो बाय मैथमेटिकल फार्मूलेशन सिमिलर वे में किया जैसे हम रियल में डिफाइन करते हैं। यहाँ हम एप्लीकेशंस को इतना बॉदर नहीं करते, जस्ट फिलहाल हम इसकी मैथमेटिकल फार्मूलेशंस देख रहे हैं कि मैथमेटिकली अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस हों तो उनके डेरिवेटिव्स किस तरह लिए जाएंगे, और प्रॉपर्टीज़ को, बेसिक प्रॉपर्टीज़ को इन्वेस्टिगेट किया कि क्या जो प्रॉपर्टीज़ रियल में हैं वो कॉम्प्लेक्स में हैं या नहीं। फर्दर इस डेरिवेटिव्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट टू डिफाइन एनालिटिक फंक्शंस, इंटायर फंक्शंस एंड इंटीग्रेशंस। तो यहाँ पे लास्ट में जो एक रिलेशंस हम एक्सप्लेन करें कि जब आपने कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को लिंक किया तो डिफरेंशियबिलिटी ऑलवेज इम्प्लाई कर रही थी कंटिन्यूटी को, बट रिवर्स प्रोसेस अलाउड नहीं है, यानी कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी को इम्प्लाई नहीं कर सकती। ये रियल में भी है और कॉम्प्लेक्स में भी है कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस के लिए भी डिफरेंशियबिलिटी से कंटिन्यूटी फॉलो होती है, बट कंटिन्यूटी से आप डिफरेंशियबिलिटी को प्रूव नहीं कर सकते। दोनों केसेस में काउंटर एग्जाम्पल एग्जिस्ट करती हैं। दैट्स इट।